चलिए पार्ट 2 ऑफ अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हमने पहले पार्ट में हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी देख लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख लिया, जिसमें हम क्या क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सेम लाइक जैसे प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में आप कैश बुक बनाते हैं, वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इनकम एक्सपेंडिचर से हमारा मतलब है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे आप प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के लिए, जिसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वर्ड यूज करते थे। यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की जगह सरप्लस यूज करेंगे और नेट लॉस की जगह डिफिसिट यूज करेंगे, और बैलेंस शीट वैसे ही बनता है जैसे आप उसमें बनाते थे। बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शंस में हमने देखा था ऑब्जेक्टिव क्या होती है, प्रॉफिट मोटिव और नॉट प्रॉफिट मोटिव। सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, ऑनर फंड होता है, और उसमें क्या होता है कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, लिगेसीज वगैरह आते हैं। रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के केस में, और एनपीओ के केस में ये सरप्लस और डिफिसिट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के केस में, और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के केस में रिसिप्ट, पेमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट अगर ट्रेडिंग चल रही होगी उस एनपीओ की, तो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट तो बनता ही। ट्रेडिंग अकाउंट उनका नहीं बनता है जो अपना मतलब एनपीओ जो ट्रेड नहीं करती है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं चीजों को। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब आपको पहले ही समझा दिया मैंने कि जैसे आपकी कैश बुक होती है, देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जैसे आपका कैश बुक होता है प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के केस में, वैसे ही एनपीओ में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होती है। तो देखिए इट इज ए समरी ऑफ कैश बैंक अकाउंट व्हिच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश बैंक अलोंग विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक है। स्टार्टिंग होती है ओपनिंग बैलेंस से और एंड होती है क्लोजिंग बैलेंस से। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट रिकॉर्ड ऑल कैश बैंक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट whether they are of capital or revenue nature or whether they relates to previous, current or following year along with the opening and closing balance of cash book। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनता, ये कैश बेसिस पे बनता है। डेबिट साइड में, डेबिट साइड जो कि रिसिप्ट साइड होता है, उसमें आप सारे रिसिप्ट को रिकॉर्ड करोगे, आइदर वो कैपिटल रिसिप्ट हो, रेवेन्यू रिसिप्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर कैश और बैंक के रूप में आपके पास आया है पैसे तो आपको रिकॉर्ड करनी है रिसिप्ट साइड में, और पेमेंट साइड में कैश और बैंक के थ्रू जो भी पेमेंट करी है आपने वो सब आप रिकॉर्ड करोगे, चाहे वो पिछले साल का है, इस साल का है, मतलब आगे के सालों का है, कैपिटल एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, कुछ भी है, फिक्स एसेट्स खरीदा है उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, और सेल किया है उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी रिसिप्ट साइड में, एक्सपेंस इनकर किए हैं, सैलरी दिया है, रेंट दिया है, उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी पेमेंट साइड में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें अच्छे से देखना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट, इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश इनफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो वेदर दे आर ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। आपको हर कैश इनफ्लो को रिकॉर्ड करना है, कैश के थ्रू है या बैंक के थ्रू है, एंड आउटफ्लो को भी रिकॉर्ड करना है पेमेंट साइड में। वेदर दे आर कैपिटल मतलब वो कैपिटल नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के हैं, एक्सपेंस या इनकम दोनों। वेदर रिलेटिंग टू करेंट, इस साल के हो, प्रीवियस साल के हो, या फॉलोइंग ईयर अगले साल का हो, आपको रिकॉर्ड करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। चूंकि ये कैश बैंक अकाउंट होता है तो ये रियल अकाउंट होता है, इसका नेचर रियल अकाउंट है। इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम। ऑब्वियस सी बात है ना, मैंने पहले ही बोला रिसिप्ट साइड में कैश और बैंक के थ्रू जितनी भी रिसिप्ट आई है उसको रिकॉर्ड करना है, पेमेंट साइड में जितनी भी कैश और बैंक के द्वारा पेमेंट की गई है उसको रिकॉर्ड करना है। तो जो कैश और बैंक जिस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो कि नॉन कैश आइटम होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग इस बुक्स में नहीं होगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल भी दिया है, डिप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस का नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नहीं होगा। डिप्रिसिएशन आपको पता है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस का मतलब होता है कोई एक्सपेंस है जिस पे काम चल रहा है उसको पेमेंट नहीं की गई है लेकिन पेमेंट की जाएगी जब काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एक आउटस्टैंडिंग होती है एक्सपेंस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब सैलरी ड्यू हो गया है बट आपने पे नहीं करा। आगे चलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो कि अभी हमने काम कराया नहीं है, खर्चा मतलब एक्सपेंस इनकर्ड नहीं हुआ है बट उसको पेमेंट की गई है, ठीक है। जैसे 31 मार्च को आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया गया बट उसका 10 महीने 12 महीने अगले साल आपको बेनिफिट मिलेगा, या सैलरी आपने मार्च में
अप्रैल मई जून 3 महीने की दे दी, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हुए ना, क्योंकि जो अप्रैल मई जून नेक्स्ट ईयर का है सैलरी वो आपने इस साल दी है। खैर ये चीज मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस ऑलरेडी आप पहले लर्न कर चुके हो 11th में, ठीक है। अक्रूड इनकम एक्सपेंस, अक्रूड इनकम क्या होता है? ऐसा इनकम जो आपको अर्न तो हो गया है बट आपको रिसीप्ट नहीं हुआ है, जैसे फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट डेज बेसिस पे कैलकुलेट होती है, बट बैंक की पॉलिसी होती है कि वो 6 महीने बाद ही आपको इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा। मतलब एक फिक्स पीरियड होता है कि हर 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट ऐसा थोड़ी ना कि 6 महीने बाद ही इंटरेस्ट होती है उसकी कैलकुलेट, इंटरेस्ट उसकी डेली बेसिस पे कैलकुलेट होती रहती है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, और अक्रूड एक्सपेंस वो होता है जो एक्सपेंस हो चुका है, मतलब जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस ड्यू हो चुका है बट आपने पेमेंट नहीं करी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, एक अकाउंट का नाम होता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स वो क्या करते हैं, अपनी इनकम तो कैश बेसिस पे दिखाते हैं बट अपने खर्चे अक्रूवल बेसिस पे। तो इसलिए उनके लिए जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर नहीं, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ठीक है। कैश बुक इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बिल्कुल, कैश बुक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए। ये मिरर ही होता है कैश बुक का, बस फॉर्मेटिंग चेंज होती है। देख लीजिए फॉर्मेट क्या होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सो एंड सो फॉर द पीरियड एंडिंग। अच्छा, अकाउंट है तो किसी खास पीरियड के लिए बनाया जाएगा, स्टेटमेंट तो है नहीं जो पार्टिकुलर डेट को बनाया जाएगा। फॉर्मेट देख लीजिए आप, स्टार्टिंग होती है टू कैश इन हैंड टू कैश एट बैंक, और अगर कोई एसेट्स है जो कैश इक्विवेलेंट है उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरली आपको बहुत कम मिलेगा बट होता है, जब आएगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। एसेट्स वही होता है कैश इक्विवेलेंट जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश और बैंक, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये एक इनकम होता है जो एनपीओ के लिए बहुत मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर का भी दिखा रहे हैं हम, करंट ईयर का भी दिखा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का भी दिखा रहे हैं। डोनेशन आई, रिसिप्ट हुआ, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसिप्ट हुआ, इस सब के बारे में आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सब क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है। लीगेसीज, वसीयत होता है बेसिकली। अच्छा, एनपीओ अच्छा काम करती है तो गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है, वो भी आपका रिसिप्ट है। रिसिप्ट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम, रिफ्रेशमेंट रूम से जो भी आपकी नॉमिनल सी चार्ज रिसिप्ट होती है। डिविडेंड, आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं तो डिविडेंड मिलेंगे, इंटरेस्ट भी मिलते हैं। हॉल है आपका, उसमें जैसे कोई मेंबर आते हैं तो उसका लॉकर यूज करते हैं तो आपको रेंट पे करते हैं। ये सब वर्ड को हम डिटेल में देखेंगे। लॉकर रेंट भी वही है, हॉल रेंट भी वही है। सेल ऑफ ओल्ड पीरियोडिकल्स, जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह आते हैं तो आप वो जब पुराने हो जाते हैं तो आप बेचते हैं, तो वो भी एक आपकी सोर्स ऑफ इनकम होती है। मतलब रिसिप्ट तो है, अभी इस अकाउंट के लिए हमें रिसिप्ट ही सिर्फ जस्टिफाई करना है। इनकम है या नहीं है हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डील कर लेंगे। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, कोई पुराना एसेट्स खराब हो गया तो उसको बेच दिया तो पैसे आया तो रिसिप्ट हुआ। सेंडरी रिसिप्ट जो कहीं नहीं जाता, मिसलेनियस टाइप की रिसिप्ट होती है। अब टू बैलेंस सीडी, अब जो बैलेंस बच गया बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। एस्ट्रिक मार्क है यहाँ पे, तो नीचे हम देखेंगे क्यों एस्ट्रिक मार्क है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट कैश इन हैंड कैश एट बैंक था, तो ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक से स्टार्ट हो। अच्छा, यहाँ पे कैश नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट ही होगा। अब सारे जो पेमेंट किए जाते हैं कैश बैंक के थ्रू, वो सारे क्रेडिट साइड में डालते हैं। सैलरी, वेजेज, रेंट, इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, बुक पीरियोडिकल, ये सब आप देख सकते हैं सारे पेमेंट। मैं बेसिकली ये देख रहा हूं कि जो क्लोजिंग बैलेंस आएंगे, जैसे यहाँ पे बैलेंस सीडी, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखने का क्या मतलब है, ये साइड आपका इससे ज्यादा है, तो मतलब रिसिप्ट इज मोर देन पेमेंट्स। तो ऑफ कोर्स या तो कैश एट बैंक आएगा, या तो मतलब कैश इन हैंड आएगा, या तो फिर एसेट्स के बैलेंस आएंगे जो कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश इन हैंड को आप यहां दिखा देंगे। कैश एट बैंक का मतलब बैंक में पैसे हैं आपका, और एसेट्स का मतलब ये। अच्छा, यहाँ पे जो बैंक ओवरड्राफ्ट आया था वो क्यों आया था, क्योंकि ये जो टोटल है इससे ज्यादा है, मतलब आपकी पेमेंट ज्यादा है रिसिप्ट से। तो पेमेंट ज्यादा किस रूप में हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में, क्योंकि कैश में तो ऐसा नहीं होगा ना कि आपकी रिसिप्ट से ज्यादा पेमेंट हो जाए, या एसेट्स के रूप में, मतलब कैश इक्विवेलेंट ही है कि रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए पेमेंट। तो अगर बाय द वे
क्रेडिट बैलेंस आता है अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो वो हमेशा बैंक ओवरड्राफ्ट ही होगा। अब एस्टेरिस्क मार्क को ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए। सम ऑथर राइट्स दैट ओनली वन फिगर शैल अपीयर, दैट इज आइदर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश एट बैंक। मैं अब आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ ऑथर हैं जो कहते हैं कि या तो ये आएगा, ठीक है, या तो ये आएगा, मतलब या तो आपका कैश एट बैंक होगा या तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। बट इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि आज के डेट में बैंक बहुत सारा अकाउंट मेंटेन करती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक बैंक में आपका ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है जिसकी वजह से आपको बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा यहां पे, ठीक है, और एक अकाउंट आपका ऐसा है जिसमें बैंक बैलेंस है, कैश एट बैंक है, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के लिए कैश एट बैंक भी आ सकता है। मल्टीपल होते हैं, जैसे 3 अकाउंट होते हैं, 2 अकाउंट होते हैं, ऐसा करते हैं लोग। इम्प्लॉय जो भी इम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी ट्रांसफर करने के लिए एक अलग अकाउंट होता है, कस्टमर से फंड मंगाने के लिए अलग अकाउंट होता है। तो जो कस्टमर से फंड मंगाते हैं उसमें तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं लिया जाएगा, तो उसका हमेशा कैश एट बैंक ही शो करेगा। बट जो इम्प्लॉय को पेमेंट करने के लिए या पार्टी को पेमेंट करने के लिए जो बैंक अकाउंट खोला गया है उसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकता है, क्योंकि उससे कभी कभी ऐसा होगा कि बैंक बैलेंस नहीं होगा फिर भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, बट दोनों भी हो सकते हैं। दिस इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल कि एक ही होगा, ठीक है। बट नाउ इट इज ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग मोर देन वन बैंक अकाउंट विद सेम बैंक और विद अनदर बैंक। अच्छा, एक ये भी हो सकता है 2 बैंक अकाउंट है, कैनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है ना कि एचडीएफसी बैंक में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले, कैनरा बैंक से ना ले। तो इस केस में तो आपका दोनों साइड आएगा ना, कैश एट बैंक भी आएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट है, आपको ध्यान रख लेना, गलत कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने। कंक्लूजन, कैश at bank and overdraft can appear simultaneously, but of course will not appear in only one case of those organization having only one bank account। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट है उस सिचुएशन में कैश एट बैंक नहीं तो बैंक ओवरड्राफ्ट ही आएगा, ठीक है। स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने का स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। Thereafter, if there is opening debit balance of cash and bank in the question, then start with the opening balance। और कैसे लिखना है डेबिट साइड में जाके? in the receipt side, to balance BD, cash in hand, cash at bank। if there is opening credit bank balance, कैश का बैलेंस तो क्रेडिट हो नहीं सकता, then start with बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम क्रेडिट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के लिखेंगे बाय बैलेंस CD बैंक ओवरड्राफ्ट। नोट, कैश कैन नेवर शो ए क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। In the receipt side, record all cash and bank receipts। कैश और बैंक के रूप में जितनी भी रिसिप्ट्स आई है उन सबको आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लीजिए विद देयर नेचर। इन द पेमेंट साइड, कैश और बैंक से जितनी भी पेमेंट की गई है उसकी आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। डू नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम। जो नॉन कैश आइटम है जैसे डिप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, अकर्ड इनकम, अर्न इनकम, अनअर्न इनकम, ये सब रिकॉर्ड नहीं करना है। फाइनली बैलेंस द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इफ रिसिप्ट साइड अमाउंट इज ग्रेटर देन पेमेंट साइड, देन बैलेंसेस विल बी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। बिल्कुल। इफ द पेमेंट साइड इज ग्रेटर देन रिसिप्ट साइड, देन द बैलेंस विल बी बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉट कैश ओवरड्राफ्ट, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस के केस में कैश नहीं होगा। इलास्ट्रेशन देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाए गए। देखिए यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू सिल्वर पॉइंट, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2017। ये डेबिट क्रेडिट मत समझना आप, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग कैश कितना है आपका? 1000 रुपए। ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है आपका? 7200 रुपए। सब्सक्रिप्शन मिला है आपको पिछले साल का, इस साल का और अगले साल का 9000 रुपए। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट है 1000 रुपए का, ठीक है। अच्छा, मैं लिख देता हूं इस पे रिसिप्ट और पेमेंट। देखिए, ये भी रिसिप्ट ही है, ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ये भी रिसिप्ट ही है, ये भी आपकी रिसिप्ट है, ये भी आपकी रिसिप्ट है। इंट्रेंस भी रिसिप्ट है। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, ये भी आपकी रिसिप्ट है। डोनेशन रिसिप्ट फॉर पवेलियन, पवेलियन मतलब क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, जो होती है, मतलब और भी ग्राउंड हो सकता है, ठीक है। रेंट पेड, खर्चा है आपका, पेमेंट आ जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, खर्चा है आपका, पेमेंट आ जाएगा, मतलब पेमेंट से
परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट पेमेंट्स है, एक्सपेंस फॉर मेंटेनेंस पेमेंट्स है, सैलरी पेड पेमेंट्स है, टूर्नामेंट एक्सपेंस पेमेंट है, फर्नीचर परचेज पेमेंट है, ऑफिस एक्सपेंस पेमेंट है, क्लोजिंग कैश इन हैंड एसेट्स है। ठीक है, 700 रुपए का, मतलब 400 रुपए का। अब अगर मैं इसको रफली बनाना चाहूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑल्दो नीचे बना हुआ है बट हम चाहते हैं कि इसको बना ले, तो देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैं यहीं पे आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए इधर ही बनाते हैं। ठीक है, आप नाम लिख लेना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, देखिए यहां पे पहले क्या है, ये आएंगे ना, इधर डेबिट टू ओपनिंग बैलेंस, कैश बैंक। ठीक है, कैश का कितना है 1000 और बैंक का कितना है, बैंक का है 7200। ठीक है, टू सब्सक्रिप्शन कितना है 9000 रुपए। ठीक है, टू रिफ्रेशमेंट 1000 रुपए, टू इंट्रेंस फीस है, इंट्रेंस फीस 1000 रुपए। ठीक है, फिर है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1200 रुपए। फिर क्या है, डोनेशंस 4600 रुपए। ठीक है, अब यहां पे क्या है, बाय रेंट, बाय रेंट है 3000 रुपए। मैं किसी पर्पस के लिए खुद सॉल्व करके दिखा रहा हूं, क्लोजिंग बैलेंस कैसे मिलाते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है आपका 4800 रुपये। ठीक है, बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, परचेजेस लिख देता हूं मैं, 600 रुपये का है। बाय टेनिस कोर्ट वगैरह का एक्सपेंस है 2000 रुपये, मैं नाम नहीं लिखता हूँ, एक्सपेंस लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, 2000 रुपये। फिर सैलरी पे किया है 2500 रुपये का। फिर 2400 रुपये का टूर्नामेंट एक्सपेंस है। फिर ऑफिस फर्नीचर 1500 रुपये का परचेज किया है। फिर ऑफिस एक्सपेंस है 1200 रुपये का परचेज किया। अब यहाँ पे देखो आप डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल करके देखो। तो अगर मैं डेबिट टोटल करूं, कैलसी खोल लेता हूं मैं, 1000 रुपये प्लस 7200 रुपये प्लस 9000 रुपये प्लस 1000 रुपये प्लस 1000 रुपये प्लस 1200 रुपये प्लस 4600, कितना आ गया ये 25000 आ गया। यहाँ पे 25000 लिख देंगे। अब देखिए क्रेडिट टोटल करते हैं, 3000 रुपये, 4800 रुपये, 600 रुपये, 2000 रुपये, 2500, 2400, 1500 और 1200, 18000 रुपये। अब ये सब टोटल 18000 रुपये ही हैं। ठीक है, आपको करना तो 25000 है। ठीक है, तो थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इसको नीचे। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए यहां पे कि ये 2500 टोटल है और ये 18000 का टोटल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में एक चीज देखते हैं। क्वेश्चन में एक चीज देखते हैं, क्लोजिंग कैश इन हैंड हमारे पास 400 रुपए दिए हुए हैं। तो हम यहां पे करेंगे बाय बैलेंस सीटी, तो इसमें कैश आ जाएगा हमारा 400 रुपए और अब जो बैलेंस है कैश एट बैंक आना चाहिए। तो 7000 का है डिफरेंस, तो 6600 रुपये हमारा क्या आएगा बैंक, तभी तो ये 7000 हो जाएगा ना, और टोटल 25000। तो ये बहुत बार प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि सर जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो कैश आएगा या बैंक आएगा। देखो दोनों आ सकते हैं, लेकिन 3 भी आ सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस को छोड़कर हर एक बैलेंस का आंसर आपको दिया हुआ रहेगा इसमें, नहीं तो आप करोगे कैसे एंट्री। ठीक है,
तो देखिए इसको यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है। 25,000 हमारा टोटल है, सबको हमने ऐसे कर दिया। 8,200 हमारा ओपनिंग बैलेंस था, 9,000 का सब्सक्रिप्शन, 1,000 का सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये सब किया हुआ है। 25,000 400 ये हमारे में गिवन था, और ये जो है वो बैलेंसिंग फिगर है 6600 का। ठीक है, तो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, अब हम एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में सब कुछ आपने देख लिया, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे अकाउंट पे जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। इसमें हम हर एक रिसिप्ट एंड हर एक पेमेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब वो सारे रिसिप्ट ऑफ इनकम को हम रिकॉर्ड करेंगे, बट यहां पर रिसिप्ट से नहीं। अब कोई ऐसी भी तो इनकम हो सकती है जो हमने रिसीव ना करी हो, बट वो हमारी स्टिल इनकम है, तो हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। तो इनकम को तो अक्रूवल बेसिस पे ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है, वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट। एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इनकम शुड बी रिकॉर्डेड वेदर द एक्चुअल कैश इनफ्लो अकर्ड और नॉट। तो इनकम एक्सपेंडिचर में देखिए, इट इज ए फाइनल अकाउंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी व्हिच शोज द वेरियस एक्सपेंडिचर एंड इनकम फॉर करंट अकाउंटिंग ईयर, अक्रूवल के कारण। ठीक है, ओनली आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर परटेनिंग टू द करंट पीरियड ऑफ अकाउंट आर इंक्लूडेड। इट मींस इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। आई होप आपको अच्छे से पता है अक्रूवल बेसिस क्या होती है। सिंस इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देयरफॉर इट रिक्वायर एडजस्टमेंट इन रिलेवेंट अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस आइटम। मतलब जैसे कोई सब्सक्रिप्शन है आपकी, 1 साल की ड्यू हो गई 10,000 रुपए, अगर आपको रिसीव्ड नहीं हुई, स्टिल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि आपको रिसीव नहीं हुआ, बट इनकम एक्सपेंडिचर में एज ए इनकम आएगा। ठीक है, क्योंकि वो रिसिप्ट हुआ या ना हुआ, आपको इनकम एक्सपेंडिचर में उसको लेना ही लेना। द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस, सेम एज नेट प्रॉफिट जो होती थी प्रॉफिट मेकिंग के लिए, एंड द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नोन एज डिफिसिट। अच्छा, 11th में भी आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा कि नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, नेट लॉस को भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एड लेस करके। बट यहां पे भी सरप्लस और डिफिसिट को हम कैपिटल अकाउंट में नहीं, कैपिटल फंड में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के लिए कैपिटल होता है वो नॉट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के लिए कैपिटल फंड होता है, या जनरल फंड होता है, या एक्युमुलेटेड फंड भी कह सकते हैं आप। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं उसको, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में होती है। आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट। चलिए, जो कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होते हैं प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के लिए, जो शेयर कैपिटल होते हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल वाली कंपनी, जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब जो भी कंपनी होती है, उसको फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेड्यूल 3 के अनुसार ही बनाना है, जो कि कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है। वैसे एनपीओ के लिए भी बोल रखा है कि आपका भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के अनुसार ही बनना चाहिए। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए था। इंपॉर्टेंट नोट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, इनकम एक्सपेंस की बात करता है तो इसका नेचर क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। कब बनाया जाता है, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, टू नो सरप्लस और डिफिसिट। ठीक है, और इसका बेसिस क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके बेसिस पे बनाया जाता है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं आपको। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, अगर एक्सपेंस आपने डेबिट किया है तो उससे रिलेवेंट जितने भी इनकम है उस पीरियड के, आपको उसमें रिकॉर्ड करना है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल बेसिस, हेंस इट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम। ये नॉन कैश आइटम को भी रिकॉर्ड करेगा। All the capital expenditure are and receipts are not recorded। आपको पता है इनकम एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का होता है। ठीक है, जो कैपिटल नेचर के फिक्स एसेट्स का परचेजेस, ठीक है, ये सब चीजें जो होती है, लोन की पेमेंट, लोन की रिसिप्ट, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स होते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं की जाती है। आगे देखते हैं। It is prepared just like a profit making entity prepare its profit and loss account। सेम कॉन्सेप्ट आप बनाते हैं। The only difference is NPO net profit is termed as surplus, ठीक है, और लॉस को डिफिसिट कहते हैं।
अब कुछ टिप्स है आपके लिए कि फॉलोइंग आइटम, ये सारे जो नीचे आइटम है ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे, क्योंकि आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही मिलेगा। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये नीचे के आइटम आएंगे उसको आप इनकम एक्सपेंडिचर में कंसीडर नहीं करोगे। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस एंड ऑफ कैश एंड बैंक, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं कंसीडर करोगे क्योंकि दीज आर एसेट्स नॉट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट्स ऑलरेडी हमने देख लिया, स्पेशल डोनेशन, सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सब इनकम नहीं होती है। कैपिटल पेमेंट्स जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, रिपेमेंट ऑफ लोन एक्सेट्रा। एक्सपेंस पेड फॉर प्रीवियस ईयर एंड फॉलोइंग ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मजा आएगा आपको आगे कैसे हम हटाते हैं, क्योंकि आपको बोल देगा कि 1 लाख रुपए का हमने रेंट पेड किया है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, साल के शुरुआत में इतनी आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड इतना है, एडवांस एट द बिगिनिंग इतना है, एडवांस एट द एंड इतना है, बहुत सारे एडजस्टमेंट, और आपको बोल देगा 1 लाख हमने पे करा। अब आप मुझे बता दो कि इस साल का खर्चा कितना है। वो मेन कॉन्सेप्ट होता है एनपीओ चैप्टर का, और वही आपको ध्यान से सीखना है इस चैप्टर में। बाकी सब सिंपल है, लेकिन वो भी बहुत ईजी है अगर आप कॉन्सेप्चुअली चलेंगे। इस सीरीज के सारे लेक्चर को अगर देखते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकम रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर एंड फॉलोइंग ईयर्स, मतलब पिछले साल का और अगले साल का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसको आप कंसीडर नहीं करोगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसमें हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं डिटेल में। अकाउंट है तो फॉर द पीरियड बनता है, ठीक है। डेबिट साइड होती है इसके, क्रेडिट साइड होते हैं क्योंकि अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट के भी होते हैं, ठीक है। वेरियस एक्सपेंसेस से हम इसको डेबिट करते हैं, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, बुक्स, पीरियोडिकल, बहुत सारे एक्सपेंस है, ठीक है। लास्ट में आता है टू सरप्लस, मतलब जो इसका इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। इधर बैलेंसिंग फिगर तभी आएगा ना जब आपकी इस साइड इनकम इससे ज्यादा है एक्सपेंस से, एक्सपेंडिचर से, तो इसको सरप्लस कहते हैं। सेम वे में अगर आपका ये ज्यादा है एक्सपेंडिचर और इनकम कम है तो इधर लिखना पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिफिसिट। और ये सारे कहाँ जाते हैं, कैपिटल फंड में ऐड और लेस होते हैं। सरप्लस ऐड होता है और डिफिसिट माइनस होता है। स्टेप्स देखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाना है आपको, सारे एक्सपेंसेस को लेकर आप इसको डेबिट कर दीजिए, बट रिमेंबर वो सारे एक्सपेंस जिस पीरियड के लिए रिसिप्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है उसी पीरियड के होने चाहिए, ठीक है। मींस दैट इट रिकॉर्ड दोज एक्सपेंसेस व्हिच रिलेट टू करंट अकाउंटिंग पीरियड, इस पीरियड के हैं। हैविंग नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब कोई कैपिटल एक्सपेंस मत डाल देना क्योंकि इसमें सिर्फ रेवेन्यू जाएंगे। वेदर फुली, पार्टली पेड और अनपेड डजंट मैटर, वो पेड है या नहीं है उससे आपको कोई मतलब नहीं। It is credited with all income accrue during the period for which the income and expenditure account is prepared. जिस पीरियड के लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं उस पीरियड के सारे इनकम whether received or not in cash आपको रिकॉर्ड करनी है। मतलब करंट अकाउंटिंग पीरियड के मतलब रिकॉर्ड करने हैं। इनकम का नेचर रेवेन्यू होना चाहिए और वो पे है या नहीं है, पार्टली पे है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। अल्टीमेटली अब बैलेंस कर दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है इनकम साइड से तो वो डिफिसिट होगा, अगर इनकम साइड ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो वो सरप्लस होगा। नोट, बैलेंस आइदर सरप्लस और डिफिशियंसी विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, आपको पता है